मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सब से आप 11th क्लास में ही परिचित हो चुके हैं कि व्हाट आर द लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। डिफरेंस अपन पढ़ चुके हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मूव, which can reproduce, which can respire are known as living organism, and those who did not complete these all reactions are known as non living। यानी कि one place to another place मूवमेंट नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, जो ब्रीथ नहीं ले सकते यानी कि सांस नहीं ले सकते, रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस नहीं होती, सेल डिवीजन नहीं होता, वो सारे क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, ये था अपने 11th क्लास का जनरल इंट्रोडक्शन जो अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हमें इसमें मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होगा? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहलाती है। ओके, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो प्रेजेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? जीवन अवधि, यानी वो टाइम पीरियड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बर्थ से लेकर के डेथ तक का होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका सर्टेन लाइफ स्पैन है। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हाउस फ्लाई, ठीक है, और यहाँ से लेकर के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन सब का जो लाइफ स्पैन है वो डिफरेंट है। जैसे कि हम मान करके चलते हैं ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पैन है वो ऑलमोस्ट कितना है? 100 ईयर्स है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स का जो लाइफ स्पैन है वो ऑलमोस्ट कितना मानते हैं? 100 ईयर मान करके चलते हैं। ऐसे ही जो पैरोट है, ठीक है, उस पैरोट का जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग कितना है? 140 ईयर्स है। ठीक है, पैरोट का लाइफ स्पैन कितना है? 140 ईयर्स है। प्लांट्स के अंदर यदि अपन बात करें तो बनियान ट्री जो है, उस बनियान ट्री का जो लाइफ स्पैन है वो लगभग कितना है? 2000 ईयर्स है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो इंक्लूड हो एनिमल्स, चाहे उसमें इंक्लूड हो प्लांट्स, उन सब का जो लाइफ स्पैन होता है वो डिफरेंट होता है। बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, इनका जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा मैक्सिमम हम मान करके चले तो 1 to 2 वीक्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें पता चला है कि व्हाट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के दौरान लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें डिफरेंट फेजेज आती हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल की डिफरेंट फेजेज आती हैं और उन फेजेस के अंदर वो रिप्रोडक्शन करते हैं, सरवाइव करते हैं, अपने ऑफ स्प्रिंग को टेक केयर करते हैं ऑफ स्प्रिंग, और फिर खुद ओल्ड हो जाते हैं। ओल्ड होने के बाद उनकी क्या होती है? नेचुरल डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो क्राइटेरिया है ये क्या कहलाएगा? लाइफ स्पैन कहलाता है। अब अपन बात करेंगे, अपना जो मेन टॉपिक है वो है किससे रिलेटेड? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ इज नोन एज ए रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन की ये अपन इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है रिप्रोडक्शन की वो यही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसके द्वारा अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? कंटिन्यूटी
ऑफ स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस यही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो उसकी लाइफ की कोई कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। तो लाइफ की कंटिन्यूटी का मतलब क्या मान करके चलते हैं अपन, कि जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसने रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं किया तो उस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान क्या होगा, रिप्रोडक्शन हुआ नहीं। जब वो डेथ, नेचुरल डेथ को गेन करेगा तो नेचुरल डेथ के साथ ही उसकी क्या होगी, कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। कुछ जो उसके रिलेटिव्स हैं वो उसे जानेंगे और उसके बाद लोग भूल जाएंगे, ठीक है। और जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस करता है, उस रिप्रोडक्शन प्रोसेस से ये पता चलता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी हम बात करें तो उसकी पूरी पेडिग्री बता सकते हैं कि ये फलाने वंशज है, उनके जो है ऑफ स्प्रिंग वो यहाँ चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पहला इंपॉर्टेंस यही है रिप्रोडक्शन का कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी कंटिन्यूटी को बनाए, स्पीसीज की कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखते हैं। इसके अलावा लिविंग बींग्स जो होते हैं, लिविंग बींग्स जो होते हैं उनकी अर्थ के ऊपर प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे हैं इसी के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है कि स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। सेकंड इंपॉर्टेंस है एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बींग्स ऑन अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर लिविंग बींग्स है उनकी एग्जिस्टेंस को रिप्रोडक्शन मेंटेन रखता है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंस होगा वो क्या होगा कि अर्थ के ऊपर मेंटेन करता है पॉपुलेशन के रेगुलेशन को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या हो गया कि इट इज हेल्पफुल फॉर रेगुलेशन टू मेंटेन पॉपुलेशन, ठीक है, कि पॉपुलेशन है उसके रेगुलेशन को बनाए रखता है। उसके बाद ये था इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस के बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कौन कौन से 2 टाइप्स है? नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 1 asexual reproduction and number 2 sexual reproduction। डिफरेंस की बात अपन दोनों टाइप्स हैं उनकी स्टडी करने के बाद करेंगे। डिफरेंस के ऊपर इसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हिंदी मीनिंग आपको बता दें, एसेक्सुअल, ए का मतलब एब्सेंट, सेक्सुअल का मतलब सेक्स या लैंगिक करेक्टर। ओके, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए सिंगल पेरेंट टेक्स प्लेस। ओके, सबसे मेन इसके अंदर बात यही आती है, इसके अंदर क्या होगा, सिंगल पेरेंट टेक प्लेस, ठीक है, दैट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी डेफिनेशन में आप पूरा क्या लिखोगे कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व और सिंगल पेरेंट टेक्स प्लेस इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन बात करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके मेन टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे जो फर्स्ट टाइप है वो कौन सा होगा, फ्यूजन। 2 वर्ड आएंगे आपके इसके अंदर, एक होता है फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब फ्यूज होना, जुड़ना, जबकि फ्यूजन का जस्ट अपोजिट वर्ड है, फिजन का मतलब टूटना। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो कौन सा है, फिजन। दूसरा होता है इसके अंदर बडिंग, थर्ड होता है फ्रेगमेंटेशन। इन सबकी स्टडी अपन इसके अंदर करेंगे। नेक्स्ट होता है किसका, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, और लास्ट कौन सा है, वेजिटेटिव
प्रोपागेशन। अब अपन वन बाय वन करके ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा ये रफ करूँ उससे पहले आपको एक बार दोबारा मैं बता दूं व्हाट इज लाइफ स्पैन। बता चुके हैं द टाइम पीरियड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन के दौरान सबसे पहले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बर्थ होता है। बर्थ के बाद वो अपनी जुवेनाइल फेज में पहुंचते ही उसके अंदर डिफरेंट सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं। चेंजेस आने पर वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल बनता है। रिप्रोडक्शन द्वारा वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के बाद वो अपनी ओल्ड एज है उसको गेन करता है और फिर उसकी क्या होती है नेचुरल डेथ हो जाती है। ओके, अब एक प्रोसेस जो अपने मेन इस टॉपिक में है वो है रिप्रोडक्शन। वो आपको मैंने बता दिया कि द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर हमने बात की थी कि टाइप्स कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से? नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे फर्स्ट हमने बात करेंगे इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट टेक्स प्लेस इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है कौन सा? फिजन, दूसरा बर्डिंग, तीसरा फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब अपन इसके अंदर सबसे फर्स्ट बात करते हैं किसकी? फिजन की। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप की। कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप? फिजन। सबसे फर्स्ट आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज फिजन। फिजन मैंने आपको बताया, फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना। यानी एक सिंगल पेरेंट जो बॉडी होती है वो 2 और मोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और डिवाइड होकर के हर पार्ट एक नए ऑफस्प्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? फिजन कहलाता है। तो सबसे फर्स्ट जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो कौन सा है? फिजन। ठीक है, फिजन का मतलब पेरेंट बॉडी डिवाइड हो जाती है किसके अंदर? डिवाइड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? और हर एक जो पार्ट है वो डिवाइड होकर के क्या फॉर्म करेगा? न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेगा। ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है फिजन। फिजन है वो मेनली कितने टाइप का है? 2 टाइप का है। नंबर फर्स्ट है इसके अंदर बाइनरी फिजन। ओके स्टूडेंट्स, बाइनरी जैसा कि इसका नाम है, बाई मीन्स 2। ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है बाइनरी फिजन, द्विखंडन। इसको हम क्या बोलेंगे? फिजन का मतलब खंडन, टूटना, 2 पार्ट में डिवाइड होना। बाइनरी फिजन, बाई का मतलब 2, तो बाइनरी फिजन का मतलब द्विखंडन यानी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होना। मेनली बाइनरी जो फिजन होता है वो किसके अंदर मिलता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा के अंदर मिलता है। अमीबा में बाइनरी फिजन कैसा होगा? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये अमीबा का बॉडी स्ट्रक्चर है, बीचों बीच न्यूक्लियस और ये इसका क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। जब रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल होता है अमीबा तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा? जो न्यूक्लियस है ये इसकी आउटर सेल वॉल, अंदर ये इसका साइटोप्लाज्म। सब जब ये रिप्रोडक्शन के कैपेबल होता है तो सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू होता है। और जब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, यानी ये यहाँ क्या शो किया हमने? डिवाइडिंग न्यूक्लियस। ठीक है, और जब ये न्यूक्लियस है ये टोटली डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या शो करेंगे इसका? कि न्यूक्लियस है वो तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, साथ ही साथ इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है और फिर ये बीचों बीच डिवाइड होने के बाद ये क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में बीचों बीच से ब्रेक डाउन होगा और 2 डॉटर अमीबा है उनका फॉर्मेशन कर देगा। इसका मतलब बाइनरी, बाइनरी का मतलब ये 1 पेरेंट है, ये पहले न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद इसका ये जो साइटोप्लाज्म है और सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इसमें डिवीजन होगी और क्या बन जाएंगे? 2 डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा।
ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। ठीक है, नीचे वाला अगर आपको शो नहीं हो रहा तो मैं यहाँ दिखाती हूँ कि जैसे ये दो क्या बन गए, एक अमीबा ये बना और दूसरा अमीबा ये बन गया, ये इसका अंदर साइटोप्लाज्म हो गया, तो ये क्या बन गए, 2 डॉटर अमीबा फॉर्म हो गए। ये प्रोसेस कहलाती है बाइनरी फिजन। तो समझ में आया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप फिजन। फिजन का मतलब डिवाइड होना। पेरेंट बॉडी है वो 2 और मोर पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो सॉरी, उसको हम बोलते हैं फिजन। फिजन है वो मेनली 2 टाइप का है। फर्स्ट हमने पढ़ा इसके अंदर कौन सा, बाइनरी फिजन। तो जैसा कि इसका नेम है बाइनरी, बाई मीन्स 2, यानी पेरेंट बॉडी है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फॉर एग्जांपल अमीबा, अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है, तो अमीबा में सबसे पहले तो न्यूक्लियर डिवीजन होता है। न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है और क्या फॉर्म हो जाते हैं, 2 डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कहलाता है बाइनरी फिजन। एक अमीबा से क्या बन गई, 2 डॉटर अमीबा फॉर्म हो गई। ओके, उसके बाद सेकंड जो है फिजन का टाइप वो कहलाता है कौन सा, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मीनिंग से ही पता चलता है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन है उसका मेनली किस में मिलता है, प्लाज्मोडियम के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे बाइनरी फिजन अमीबा में था, वैसे मल्टीपल फिजन किस में होगा, प्लाज्मोडियम के अंदर। जानते हो प्लाज्मोडियम क्या होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो होती है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा ही मलेरिया है उसको ट्रांसमिट करती है। तो प्लाज्मोडियम क्या है, पैथोजेनिक वार्म ऑफ मलेरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लाज्मोडियम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मल्टीपल फिजन प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडियम है उसके अंदर यदि अपन देखें तो प्लाज्मोडियम की स्ट्रक्चर यदि अपन देखें तो उसमें क्या होगा, अंदर न्यूक्लियस, ये बीचों बीच क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, ये इसका क्या प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और बाहर की तरफ इसकी क्या है, ये पेरेंट सेल है। ओके, अब इसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन कैसे होगा, तो बहुत सारी जो डॉटर सेल्स होती हैं वो मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा इसकी सेल के अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगी। इसका मतलब हमें डायग्राम इसका कैसा दिखेगा कि ये तो इसकी क्या है, सेल, इस सेल के अंदर ये फिल हो रहा है इसका साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर बहुत सारी जो सेल्स होती हैं इनमें मल्टीपल फिजन होगा। यानी ये इसकी जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, डिवीजन होंगे, और ये क्या बन जाएंगे, न्यू डॉटर सेल्स है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इसकी जो आउटर सेल मेम्ब्रेन है ये डेस्केंट होगी, डेस्केंट का मतलब फट जाएगी, तो ये इस तरीके से इसकी जो सेल है वो डेस्केंट हो गई। ये अंदर इसके साइटोप्लाज्म है ही, और इससे ये क्या निकलेंगे, बहुत सारे मल्टीपल फिजन के द्वारा फॉर्म हुए जो प्लाज्मोडियम है वो बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, यानी ये जो भी प्लाज्मोडियम की डॉटर सेल्स बनी है ये बाहर रिलीज हो जाएंगे। ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। यानी वन न्यूक्लियस है वो बहुत सारे डिवाइड हो जाते हैं डिफरेंट न्यूक्लियस में, और इसकी जो सेल्स हैं उस सेल के अंदर बहुत सारी क्या बन जाएंगी, डॉटर सेल्स हैं, वो नई डॉटर सेल्स बन गई। जैसे इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन डेस्केंट होगी, सेल मेम्ब्रेन के डेस्केंट होते हैं डॉटर सेल्स हैं वो बाहर रिलीज हो जाएगी। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं क्या, मल्टीपल फिजन। तो अभी तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप पढ़ा, फिजन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो अपना है फ्रेगमेंटेशन। फिजन के बाद सेकंड जो टाइप है सेकंड टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट्स का मतलब टुकड़ा, यानी
पेरेंट जो सेल है या पेरेंट बॉडी है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाती है और ईच जो फ्रेगमेंट है वो ग्रो करके न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है फ्रेगमेंटेशन। मेनली स्पाइरोगायरा के अंदर फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस प्रेजेंट होती है। यानी इस टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर पेरेंट बॉडी जो होती है वो 2 और मोर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी और हर एक जो फ्रेगमेंट है वो न्यू इंडिविजुअल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यही प्रोसेस कहलाती है फ्रेगमेंटेशन, जो मिलती है किसके अंदर, स्पाइरोगायरा के अंदर। आपको नोट्स के अंदर मैंने ये सेंड कर रखा है बच्चों, उसके अंदर देखना कि स्पाइरोगायरा का यदि आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके का स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पेरेंट स्पाइरोगायरा है, इसके अंदर इसका हेलिकल फॉर्म में खुद का डीएनए प्रेजेंट है, साथ में इसके अंदर इसके क्या प्रेजेंट है, खुद के न्यूक्लियस है वो भी प्रेजेंट है। इस तरीके का स्पाइरोगायरा का डायग्राम होता है। इस स्पाइरोगायरा का यदि अपन क्या करें, फ्रेगमेंट कर दें, बीचों बीच हमने इसको तोड़ दिया तो हम क्या देखते हैं कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो न्यू स्पाइरोगायरा और नीचे वाला है वो भी न्यू स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन करता है। यानी पूरा ये जो डायग्राम है पेरेंट सेल का, इस तरीके के यहाँ क्या बन जाएंगे, 2 अलग अलग स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाएंगे। तो ये बन गई एक डॉटर सेल, ये बन गई दूसरी डॉटर सेल। उसकी तरह यहाँ भी इसका क्या होगा, खुद का डीएनए होगा, खुद का न्यूक्लियस होगा। तो इस तरीके से ये क्या फॉर्म होंगे, 2 स्पाइरोगायरा, 2 डॉटर स्पाइरोगायरा फॉर्म हो जाएंगे। तो यही प्रोसेस कहलाती है फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होना और ईच फ्रेगमेंट है वो न्यू डॉटर सेल में कन्वर्ट होना, यही प्रोसेस कहलाती है फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड आता है थर्ड, वो टाइप है बडिंग। छोटी क्लास से भी आप पढ़ते आ रहे हो कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं यूनिसेलुलर जिनकी बॉडी के ऊपर एक स्मॉल बड जनरेट हो जाती है और वो बड धीरे धीरे ग्रो करती है पेरेंट बॉडी के ऊपर अटैच होकर के, और फिर जैसे ही वो फुली डेवलप हो जाती है पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है, अलग होकर के नई डॉटर फॉर्म में, डॉटर सेल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यही प्रोसेस कहलाती है बडिंग। मेनली ईस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, बडिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, ईस्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है। यानी ईस्ट है उसकी पेरेंट सेल इस तरीके की है, ये ईस्ट की क्या है, पेरेंट सेल है। इस पेरेंट सेल के ऊपर छोटी सी क्या फॉर्म होती है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान एक बड फॉर्म हो जाती है। ये बड धीरे धीरे इसके ऊपर क्या करेगी, ग्रो करेगी। ये तो पेरेंट सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म, ये बड इसके ऊपर धीरे धीरे ग्रो करती जाएगी और फिर फुली जब ये ग्रो कर लेगी तो ये अपनी पेरेंट है उससे क्या होगी, अलग हो जाएगी और ये क्या फॉर्म करेगी, एक न्यू डॉटर सेल फॉर्म कर लेगी। ये प्रोसेस कहलाती है बडिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो होता है इसका कौन सा, रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, री मीन्स दोबारा, अगेन, जनरेशन मीन्स जनरेट होना। हिंदी मीनिंग होता है पुनरुद्भवन, यानी दोबारा से जनरेट हो जाना, दोबारा से उद्भव होना, प्रकट होना। तो ये प्रोसेस कहलाती है रीजनरेशन। कि कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो रीजनरेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। इट मीन्स उनके अगर हम बॉडी के पार्ट्स कर दें, बॉडी के टुकड़े कर दें, तो हर एक जो टुकड़ा है उसके ऊपर रिमेनिंग यानी टूटे हुए जो अलग कर दिए वो पार्ट है वो अपने आप रीजनरेट हो जाते हैं। ये प्रोसेस कहलाती है रीजनरेशन। फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया के अंदर पाया जाता है रीजनरेशन। तो प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म का यदि अपन एक डायग्राम देखें, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके का प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर होता है। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी मैंने इसके ये 3 टुकड़े कर दिए, ऊपर वाला पार्ट ये, बीच वाला ये और नीचे वाला ये। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है इतना पार्ट मैंने इसका कट करके अलग कर दिया। ऊपर वाले पार्ट में केवल इतना ही तो पार्ट आया, थोड़ा सा और कर लो इसे, ये लो ऊपर वाला पार्ट है ये इतना मैंने कट करके अलग कर दिया।
कुछ टाइम पीरियड के बाद हम देखते हैं कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसके अंदर अपने आप नीचे वाला ये जो पार्ट है इस तरीके से ये रीजनरेट हो जाता है। जैसे आपने अपने घरों के अंदर लिजार्ड छिपकली देखी है, उस छिपकली की पूंछ टूट जाती है तो आप क्या देखते हो, थोड़े दिन बाद उसके छोटी छोटी होती हुई और वो पूंछ दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। तो अपने घर में जो छिपकली देखने को मिलती है उसके अंदर टेल रीजन में रीजनरेशन प्रोसेस होती है, पूरे पार्ट में नहीं होती, केवल किस में होती है, टेल में होती है। लेकिन प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी के आप जितने भी पार्ट करोगे हर पार्ट रीजनरेट होकर के पूरा का पूरा प्लेनेरिया है उसको फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाती है रीजनरेशन प्रोसेस। अब एक लास्ट और बचा इसके अंदर, वो है आपका स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो आज आपको स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन और बताते हैं कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब आप ये कहोगे कि एनिमल्स में कौन से में होता है, तो एनिमल्स में नहीं होता बच्चों, बायो के अंदर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गई बात, इसका मतलब वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल बॉडी भी हो सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अपन ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, इसका मतलब एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में कंबाइंड फॉर्म में हम यहाँ रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो डिफरेंट काइंड के स्पोर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एक तो कोनिडिया, एक जू स्पोर और एक इनको हम बोलते हैं कौन सा, जेम्यूल्स। ठीक है ना, जेम्यूल्स, कोनिडिया और जू स्पोर्स, ये 3 टाइप्स के स्पोर्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर्म होते हैं। सबसे फर्स्टली हम समझे इसके अंदर कि जू स्पोर्स का मतलब क्या होता है। जू स्पोर, इसका जो हिंदी मीनिंग है वो बिल्कुल आसान है, चल बीजाणु। चल का मतलब क्या होता है, जो मूवमेंट कर सकता है। ठीक है ना, तो कुछ जो है माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर मोटाइल स्ट्रक्चर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम, और उनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे जो स्पोर्स हैं इनमें सीलिया और फ्लैजिला बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती है जिनकी हेल्प से ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो मोटाइल वर्ड मैंने आपको किस लिए कहा, मोटाइल का मतलब क्या होता है, जो मूवेबल है। ठीक है, मोटाइल का मतलब क्या है, मूवेबल, यानी जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे स्पोर्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं जो यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, इसका मतलब केवल एक ही सेल से मिलकर के बने हैं जिन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। तो वो कैसे है, माइक्रोस्कोपिक है। मोटाइल स्ट्रक्चर उनमें प्रेजेंट है, दैट में बी सीलिया और फ्लैजिला। अभी मैं बताती हूँ कि सीलिया और फ्लैजिला कैसे होते हैं, वो मैं अभी बताऊंगी आपको। ठीक है, तो ऐसे जो स्पोर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जू स्पोर्स हैं वो बोलते हैं। और ये जो जू स्पोर्स होते हैं जैसे ही स्प्लिटिंग हो जाती है इनकी पेरेंट सेल से, तो स्प्लिटिंग होने के बाद ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस चले जाते हैं अकॉर्डिंग फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन जब इनके होती है अकॉर्डिंग, तब वहाँ जाकर के वो क्या होते हैं, सीड या स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं और नए प्लांट बॉडी या नई सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे अब गर्मी का टाइम चल रहा है, आपने देखा होगा कि जो आक का पौधा होता है उस आक के पौधे से और इस तरीके के छोटे छोटे ऐसे बीच में पीछे ब्लैक ब्लैक और ऐसे वाइट वाइट पूरे फर निकला हुआ, ऐसे कुछ आपको हवा में घूमते हुए स्पोर्स दिखे होंगे। ठीक है ना, तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, मूवमेंट करने के लिए ऊपर ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये इसका क्या है, सीलिया और फ्लैजिला है। ठीक है ना, तो इसकी हेल्प से ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करते हैं और जब ये सॉइल के अंदर गिरते हैं इनकी फेवरेबल कंडीशन होगी तो वहाँ ये जर्मिनेट होंगे और न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर देंगे। जू स्पोर जो होते हैं वो मेनली किसके अंदर मिलते हैं, क्लेमाइडोमोनास के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास है उसके अंदर क्या मिलता है, जू स्पोर। इसके अलावा सेकंड जो स्पोर का टाइप होता है वो होता है कोनिडिया।
ठीक है। कोनिडिया जो स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि स्पेशल टाइप की ब्रांच के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उस स्पेशल टाइप की जो ब्रांच होती है उसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर या हाइफी, ठीक है ना। कोनिडियोफोर या हाइफी एक स्पेशल टाइप की जो ब्रांच है उसके ऊपर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उन नॉन मोटाइल स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम के अंदर मिलता है, ठीक है। नोट्स में आपको ये पता चल जाएगा, मैंने आपको डायग्राम बना करके भी बता रखा है कि पेनिसिलियम नोटेटम जो प्लांट है उसके ऊपर वाला जो पार्ट है इस तरीके से ये वाला पार्ट इसका क्या कहलाता है, हाइफी कहलाता है। और इस हाइफी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं। इट मींस नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। अपनी पेरेंट बॉडी से ये अलग हो जाते हैं और पेरेंट बॉडी से अलग होकर के गिर करके ये नए ऑर्गेनिज्म का, नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कहलाते हैं पेनिसिलियम में पाए जाने वाले नॉन मोटाइल स्पोर, जिन्हें हम कहते हैं कोनिडिया। उसके बाद लास्ट जो टाइप आता है इसके अंदर वो कौन सा है, जेम्यूल्स। स्पॉन्ज जितने भी हैं, ठीक है, उन स्पॉन्जेस के अंदर इंटरनल रिप्रोडक्टिव यूनिट स्पोर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसको क्या कहा जाता है, जेम्यूल्स कहा जाता है। तो थर्ड जो टाइप होता है वो होता है कौन सा, जेम्यूल्स, ठीक है। तो इंटरनल स्पोर्स के रूप में ये प्रेजेंट होता है, पेरेंट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही पेरेंट बॉडी है उससे ये जर्मिनेट होते हैं तो उस अलग होकर के नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जेम्यूल्स का मतलब क्या होता है, इंटरनल स्पोर्स। जेम्यूल्स जीमा कप के अंदर पाए जाते हैं, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है जेम्यूल्स का। और इसके अंदर ही ये क्या है, ये बहुत सारे स्पोर्स हैं वो इसके प्रेजेंट होते हैं। तो ये इंटर बॉडी के अंदर वाले पार्ट है उसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जेम्यूल्स। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये सारे के सारे स्पोर्स या जेम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है जीमा कप, ठीक है। और जैसे ही ये इसकी स्पोरेंजियम डिस्केंट होगी, ये सारे के सारे जो है स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे और नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। लास्ट टाइप इसके अंदर बचता है वो आपका है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन बच्चों आपने छोटी क्लास से भी पढ़ा है। वेजिटेटिव का मतलब कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट बॉडीज ऐसी होती हैं जिनके बॉडी पार्ट्स हैं उनको कट करके अपन ग्रो कर दें तो वो नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। ऐसा जो रिप्रोडक्शन का टाइप है उसे कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। वेजिटेटिव का मतलब कायिक प्रवर्धन, यानी बॉडी का कोई भी पार्ट है उसको यदि अपन कट करके ग्रो करें तो वो नए बॉडी का, नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहलाती है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपागेशन है वो डिफरेंट पार्ट्स के द्वारा होता है। सबसे फर्स्ट है इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम आप जानते हो, जैसे रोज प्लांट, बारिश के सीजन में हम रोज प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो प्लांट की कटिंग करते हैं, उसकी स्टेम के छोटे छोटे, जो मोटी स्टेम है उसके छोटे छोटे पार्ट कट करते हैं, सोइल में ग्रो करते हैं और वो नए रोज प्लांट का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो ये कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम, ठीक है। इसके अलावा स्टेम ट्यूबर है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो स्टेम ट्यूबर का मतलब क्या होता है, जैसे कि पोटैटो, पोटैटो के अंदर हम क्या देखते हैं, छोटी छोटी आइज बन जाती हैं। उन आइज बड को हम कट करते हैं। भाई आलू है आपके घर में पड़ा है तो इस तरीके से छोटी छोटी आइज बन जाती हैं। इन आइज को हम क्या करेंगे, कट करेंगे, सोइल के अंदर ग्रो कर देंगे तो ये एक प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे और फिर उसकी स्टेम है उससे छोटी छोटी गांठें निकलती हैं और वो नए पोटैटो का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम ट्यूबर। इसके अलावा सेकंड होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम में राइजोम, यानी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वो सोइल में स्टेम है वो हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है और फिर उसके ऊपर नोड और इंटरनोड बन जाती है और फेवरेबल कंडीशन आने पर ये जो बर्ड्स होती हैं
ये ग्रो करती हैं और एरियल सूट बना लेती हैं, जैसे कि टर्मरिक, हल्दी, ठीक है, इसके अलावा जिंजर, अदरक, इन सब के अंदर क्या होता है, ट्यूबर के द्वारा, राइजोम के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल आता है इसका वो कौन सा है, बुलबिल्स। अगेव के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, बुलबिल्स प्रेजेंट होती हैं। अगेव का जो पौधा होता है उसके अंदर, जैसे अपन पाइनएप्पल के अंदर देखते हैं, अनानास के अंदर यूं छोटी छोटी क्या बन जाती हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, बुलबिल्स कहा जाता है। ये बुलबिल्स कट करके इतनी इतनी गिर करके अलग हो जाती है और नए अगेव प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये भी क्या है, इसका वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, किसके द्वारा, बाय अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय एरियल स्टेम, तो एरियल स्टेम के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, रनर, सकर्स और ऑफसेट, ये 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। रनर का मतलब क्या होता है कि कुछ प्लांट के अंदर स्टेम जो होता है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ग्रो करता है और वो कोई भी बेसमेंट उसको मिलता है तो उसके सारे ऊपर चढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने मनी प्लांट के अंदर देखा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या बन जाती है, साइड में छोटी छोटी रूट बन जाती हैं जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं। घिया की बेल है या और जो ऐसे बेल वाले जितने भी पौधे हैं उनके अंदर आप देखते हो कि क्या प्रेजेंट होती हैं, रनर्स है वो प्रेजेंट होती हैं। सकर्स का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि कुछ प्लांट जैसे मिंट, पुदीना, पुदीना का पौधा यदि आपने देखा हो तो उसका जो स्टेम होता है उसके ऊपर ये साइड में जो लीव्स निकली होती है, यहाँ छोटी छोटी रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, ये आगे आगे बढ़ती जाती है और पूरा का पूरा जो मिंट है वो फैल जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, सकर्स, ठीक है। तो इस सकर्स के इतना इतना पार्ट कट करके हम ग्रो कर दें तो ये भी नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। एक होता है ऑफसेट, यानी कि कुछ वाटर के अंदर ग्रो करने वाले जो प्लांट है जैसे कि वाटर हाइसिंथ, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ऑफसेट प्रेजेंट होती हैं। उन ऑफसेट की हेल्प से भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो ऑफसेट का मतलब क्या है कि वाटर हाइसिंथ जो प्लांट होता है उसके अंदर इस तरीके से बीच में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, यहाँ ये रूट लाइक स्ट्रक्चर और ऊपर ही इसकी क्या बन जाती है, यो लीव्स बन जाती है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। तो इतना इतना पार्ट ऑफसेट का कट करके ग्रो कर देंगे तो ये भी नए वाटर हाइसिंथ प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा नेक्स्ट जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो है किसके द्वारा, बाय लीफ बड के द्वारा। छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि ब्रायोफिलम का जो प्लांट होता है उस ब्रायोफिलम के प्लांट के ऊपर छोटी छोटी क्या बन जाती हैं, लीफ बड बन जाती हैं। ये अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाती है ये लीफ बड और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ये कहलाती है ब्रायोफिलम में पाई जाने वाली प्रोसेस कौन सी, लीफ बड के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके अलावा लास्ट है इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बुलबिल्स, जो मैंने अभी आपको बता दिया अगेव के द्वारा। अच्छा, एक और रह गया इसमें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बल्ब्स। बल्ब्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने लहसुन देखा है, लहसुन की एक पूरी की पूरी ये जो गांठ होती है ये इसकी क्या कहलाती है, बल्ब कहलाती है, ठीक है। और इसके अंदर आप देखते हो छीलते हो तो बहुत सारी अलग अलग लहसुन की कलियां निकलती हैं। तो लहसुन जब अपन ग्रो करते हैं तो इस पूरे को तोड़ करके एक कली है उसको हम इसमें क्या कर देते हैं, सॉइल के अंदर ग्रो कर देते हैं, फिर ये पूरा का पूरा ग्रो करने के बाद एक बल्ब बना लेती है, ठीक है। तो ये होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बल्ब। ये लास्ट टॉपिक इसका बचा, इंपॉर्टेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट नेसेसरी, ठीक है, दो अलग अलग पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि एक बार में हम मोर देन वन ऑफस्प्रिंग है उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब कोई भी क्रॉप वेराइटीज़ हैं उन्हें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस करें तो हमें उसकी वेराइटी हाई अमाउंट में ऑब्टेन हो सकती है, ठीक है। तो सेकंड इंपॉर्टेंस इसका यही है कि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑफस्प्रिंग है उनको प्रोड्यूस करके प्रोडक्शन है वो ले सकते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन का फास्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी बैरन लैंड है यानी बंजर भूमि है उसके ऊपर भी हम
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवा करके उसे हम फर्टाइल सॉइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ये बहुत सारे जो वेराइटीज़ हैं उनको प्रोड्यूस करने में भी हेल्पफुल है। तो बच्चों आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल अपन बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जिस बच्चे के जो प्रॉब्लम हो वो पर्सनली कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर। थैंक यू।